तो गाइस आज मैं आपके साथ आपका निशान सर हाजिर। आज हमने पिछली बार जो हमने क्लास में पूरा किया था जनरल क्लासिफिकेशन, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन फाइनल क्वालिफायर में पढ़ने से पहले हमें जनरली जो रिप्रोडक्शन हमें एनिमल किंगडम के अंदर पूरे चैप्टर में हमें कहा है उसके बारे में जनरल एक ओवरव्यू देते हैं कि पूरा रिप्रोडक्शन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को हम 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। इसमें से हमारी सबसे पहले हेडिंग है जेंडर आइडेंटिफिकेशन। कि सबसे पहले हमें ये पता करना है जेंडर आइडेंटिफिकेशन में कि जो एनिमल है वो मोनोशियस है या डायोशियस। मोनोशियस को हम दूसरे नाम से एक और नाम से जानते हैं यूनिसेक्सुअल, सॉरी बाइसेक्सुअल। मोनोशियस को हम एक और नाम से जानते हैं बाइसेक्सुअल और डायोशियस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मोनोशियस का बाइसेक्सुअल होते हैं उनको एक और तीसरा नाम भी दिया जाता है उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। तो सबसे पहले हम जब भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो रिप्रोडक्शन में हमें सबसे पहले 2 हेडिंग पढ़नी है। सबसे पहले जिसका नाम है जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमने एनिमल्स को 2 पार्ट्स में बांटा है कि कुछ एनिमल्स जो है मोनोशियस है, मोनोशियस का है उनको बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं या हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं, और कुछ है डायोशियस या यूनिसेक्सुअल। मोनोशियस का मतलब ये होता है कि एक ही बॉडी के अंदर आपका फीमेल और मेल दोनों का बॉडी पार्ट प्रेजेंट है, जबकि डायोशियस का मतलब अलग क्या है कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में से जितने भी एनिमल्स हम रिप्रोडक्शन की हेडिंग पढ़ेंगे जब इनके रिस्पेक्टिव फाइलम्स में, तो हमें रिप्रोडक्शन की हेडिंग अलग से पढ़नी है, जिसका पहला पॉइंट ये होगा कि हमें बताएंगे कि वो जानवर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आते हैं सेकंड हेडिंग पे। सेकंड हेडिंग होती है हमारा कि उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेकंड हेडिंग में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि जो भी एनिमल है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरीके हैं रिप्रोड्यूस करने के, या तो वो एसेक्सुअल मोड का उपयोग करेगा या सेक्सुअल मोड का उपयोग करेगा। ये हम रिस्पेक्टिव फाइलम्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जानवर एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है और कौन कौन से सेक्सुअल तरीके से। यहाँ पे बस मेनली बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की एक हेडिंग है जिसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है, या तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड हेडिंग पे। अब जब एक बार रिप्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं पहली क्लास में पढ़ाया गया कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ज़ाइगोट या फर्टिलाइजेशन होती है। तो तीसरी हेडिंग में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर हमें बेसिकली 2 चीजें पढ़नी है कि फर्टिलाइजेशन या तो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर। अब बॉडी के बाहर वो एयर में भी हो सकती है, वाटर में भी हो सकती है, लैंड में भी हो सकती है। तो फिलहाल बस हमें इतना जानना है कि रिप्रोडक्शन की सबसे पहली हेडिंग हमने पढ़ी जेंडर आइडेंटिफिकेशन, दूसरी हेडिंग हमने पढ़ी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और तीसरी हेडिंग है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये है कि फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, जबकि एक्सटर्नल का मतलब ये है कि फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है। उसके बाद आता है लास्ट हेडिंग जो रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद ज़ाइगोट बनेगा, तब वो आगे कैसे डेवलप होगा, बच्चे में कैसे कन्वर्ट होगा, उसको हम डेवलपमेंट करना पड़ता है। डेवलपमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। दोस्तों डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो आपका पेट में बना है वो डायरेक्टली पैदा होकर कैसे दिखाई देगा, अडल्ट की तरह। तो जो भी एनिमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं वो पैदा होकर जैसे ह्यूमंस होता है, जैसे इंसान का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होकर मां बाप जैसा दिखता है, इंसान जैसा दिखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि एम्ब्रियो को अडल्ट फॉर्म में जाने से पहले एक इंडिविजुअल फॉर्म से गुजरना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लार्वल स्टेज। तो जितने भी एनिमल्स हम पढ़ेंगे जिनमें लार्वा प्रेजेंट होगा, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे फाइलम्स हैं जिनमें बीच में लार्वा स्टेज आती है एंडोपर और अडल्ट के बीच की। तो उनमें हम सीधा सीधा यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाने क्या करेंगे कि उनमें डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट। और जिन जानवरों में सीधा सीधा एम्ब्रियो पैदा होकर अडल्ट में समझिएगा उनमें कैसी डेवलपमेंट है, डायरेक्ट। तो ये 4 हेडिंग्स में हमारी इंट्रोडक्शन की ये मैंने आपको इसलिए पहले समझाई ताकि आपको आगे कितने भी इंट्रोडक्शन हर फाइलम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो उसमें दिक्कत ना आए। तो अब फाइनली अपना जनरल जो बेसिक्स हम एनाटॉमी का पढ़ते हैं वो खत्म कर चुके हैं और अब हम सबसे पहले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फाइलम पॉलीपेरा। सबसे पहला फाइलम जो एनाटॉमी में हम पढ़ना है, सबसे पहले एनिमल्स जो आए थे पानी के अंदर होते हैं फाइलम पॉलीपेरा।
इसमें अब ये हम इंडिविजुअल जो मैंने इतने दिनों से 2-3 लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किए हैं अपनी जनरल उसके, अब वो वाली बातें सारी याद नहीं कर रहे क्योंकि वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको क्वालिफायर का सिमेट्री, क्वालिफायर का सीलो, क्वालिफायर का डाइजेशन, क्वालिफायर का सर्कुलेशन सब पता है। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक्स वहां छूट गए हैं जो यूनिक है क्वालिफायर के अंदर की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वालिफायर का सवाल ये है कि द मेंबर्स ऑफ दिस फाइबर, इनका स्पेशल नाम है जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वालिफायर पे आता है वो ये है कि इस मेंबर, इस फाइनल के जो मेंबर है उनको हमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम से जानने की जरूरत है, स्पॉन्जेस। दूसरा एक और नाम है इनका, दे आर आल्सो कॉल्ड पोर बीयर्स। बियर का मतलब होता है अपने ऊपर कुछ लाद के चलना, और पोर का मतलब होता है छेद, यानी कि इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स क्या काम करते हैं आगे बढ़ेंगे, इनका जीवन की पोर्स के बदौलत चलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर सेसाइल एनिमल्स। सेसाइल का मतलब होता है ऐसे जानवर जो जमीन से चिपके हुए हैं, वो मूव नहीं कर सकते। सेसाइल वर्ड का मतलब क्या है, दे आर अटैच्ड टू द सरफेस, जो नीचे की परत या सतह है ये उससे क्या है, चिपके हुए हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि ये पानी में रहते हैं, दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, यानी ये पानी में पाए जाएंगे। लेकिन पानी की दो तरह का होता है, या तो ये मरीन वाटर में पाए जाएंगे या फ्रेश वाटर में। तो ये बात एनसीईआरटी के जो नीट वाले हैं इंस्टीट्यूट बनाते हैं, ज्यादातर सारे के सारे पॉलीफेरा या स्पॉन्जेस कौन से होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, उसका आंसर क्या है, स्पॉन्जिला। तो ये आपको एज ए एमसीक्यू याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि दुनिया में जो एक्सेप्शन होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी में बनते हैं। तो स्पॉन्जिला एक होता है ऐसा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जिसने फ्रेश वाटर को चुना, जबकि बाकी सारे स्पॉन्जेस कौन से वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो फाइनल क्वालिफायर के मेंबर्स को कॉमन इस नाम से जानते हैं, स्पॉन्जेस। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि पोर बियर्स से इनकी पूरी बॉडी में पोर्स है। तीसरा पॉइंट, दे आर सेसाइल एनिमल्स, जमीन से चिपके हुए हैं। चौथा, ये पानी में पाए जाते हैं, पानी में भी ज्यादा सारे मछली हैं जो समुद्र में पानी में पाए जाते हैं, लेकिन एक स्पॉन्जिला है जो नदी और तालाबों में यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाएगा। आगे हम दोस्तों इनकी बॉडी लेयर्स के बारे में जानते हैं, जिसमें और एमसीक्यूज आ रहे हैं। पिछले वीडियो के साथ एक बस सवाल आता है, अगर हम बॉडी वॉल की बात करें स्पॉन्जेस की, तो बॉडी वॉल इनकी 3 लेयर्स की बनी हुई है। बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर कौन सी होंगी, एक बाहर वाली तो कोई आउटर लेयर जिसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं। ये हमारे किसी काम वैसे नहीं, मतलब जनरल नॉलेज के आप पता होना चाहिए। हमारे काम की है मिडिल और अंदर वाली, बीच वाली लेयर है जिसको बोलते हैं कोइनोडर्म। इसी कोइनोडर्म में एनसीईआरटी में मेंशन है कि यही कोइनोडर्म जो होती है वो लाइन यानी कि चारों तरफ से घिरी हुई होती है, कोइनोसाइट या कॉलर सेल। ये एनसीईआरटी में मेंशन हो रहा है, 2 साल से नीट में सवाल आता है कि कोइनोसाइट या कॉलर सेल कौन से फाइल में पाई जाती है, कौन से एनिमल्स में पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा पॉलीफेरा है। और सबसे इनरमोस्ट लेयर के कभी बार सवाल पूछा जाता है कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मेसोहाइल लेयर, जो किसकी बनती होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिक फाइबर्स। एक रेशे जैसे फाइबर्स होते हैं, इनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। और ये किसके बारे में बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिक फाइबर्स आपकी सबसे अंदर वाली मेसोहाइल लेयर बना है, ये कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेट से सॉल्ट से बनते हैं, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही है कि कोइनोसाइट और कॉलर सेल्स कौन से एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, कौन सा पॉलीफेरा। पॉलीफेरा ऑप्शन में तो उसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत ढूंढने हैं। और अगर लेयर पूछेगा तो इसकी बॉडी की कौन सी लेयर में पाया जाता है, तो आंसर क्या है, मिडल लेयर, क्योंकि उसका नाम भी कोइनोडर्म से बड़ा, तो उसमें कौन सी सेल्स है, कोइनोसाइट्स। तो ये था दोस्तों बॉडी वॉल के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसमें नीट में और जो पॉलीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक फाइनल में एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये होता है कि वो चीज सिर्फ उसी फाइनल में पाई जाएगी और कहीं और नहीं मिलेगी, तो उसी पे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा। तो जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पॉलीफेरा का, जो आपको बाकी किसी और एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा, वो है वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल क्रेडिट क्वेश्चन है, इस बार से लिंक पे सवाल आ सकता है। तो इसमें पहली लाइन की इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे खासियत वाला फीचर है, इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉलीफेरा।
तो सबसे खासियत बता जो फीचर फाइनल पॉलीफ्रेम का वो है उसमें मौजूद वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एनसीईआरटी में इसका पूरा एक दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें डायग्राम बना के इसको बताता हूं। बहुत इजी सा डायग्राम है, आपको एक ऐसा ही पॉलीफ्रेम स्पॉन्ज बनाना है, तो उसके बीच में छोटे छोटे गैप्स दे देने हैं, इनका कुछ मतलब है। अब हम यहाँ पर पॉलीफ्रेम पानी में लेते हैं, तो साइड में पानी डाल दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ये कोर्स इसलिए बनाया क्योंकि मैंने तुम्हें पहली दो अपनी क्लाइंट सिखाई थी कि दे आर आल्सो कॉल्ड कोर गियर्स, यानी कि पूरी बॉडी में छेद होते हैं, और इन छेद को हम एक साइंटिफिक नाम दे रहे हैं जिनको बोलते हैं ऑस्टिया या इंग्लिश में बोलते हैं टूस। बीच में एक इनकी बड़ी सेंट्रल कैविटी होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसीट, और बाहर आने के लिए लंबा दरवाजा होता है जिसे बोलते हैं पसीन। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हर स्पॉन्ज की बॉडी में बाहर से पानी अंदर आता है, यानी ऑक्सीजन में भी यानी कि पानी के अंदर आने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन, इन सारे ऑक्सीजन के थ्रू पानी अंदर आएगा। यह पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लाएगा, जो बाहर पानी में हमारे वाटर में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज करेगा, तो हम जानते हैं कि पानी में O2 और CO2 प्रेजेंट होती है। इसी पानी के थ्रू कभी-कभार गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो सकता है और इसमें रिप्रोडक्शन होगा, और इसी पानी में ये अपनी गंदगी भी बाहर निकालेगा। तो ये लौटा अलग क्वेश्चन बन गया कि बेसिकली हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो वो स्पॉन्ज को खाना देता है, वही स्पॉन्ज को गैस देता है, वही स्पॉन्ज को गैमेट्स देता है, वही स्पॉन्ज की एक्सक्रीशन कराता है, इसकी बॉडी का वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकता है। तो ये चारों में क्वेश्चन आता है। तो पानी चारों तरफ से अंदर आया, स्पॉन्ज को सील में इकट्ठा हुआ, और उसके बाद एक ही ओपनिंग जो है ऑस्टिकुलम उससे बाहर चला जाता है। एनसीईआरटी में तीनों नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने डायग्राम नहीं बनाया था, डायग्राम हमने बनाया है। इससे होता है कि पानी अंदर आता है, वो सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील में जाता है और ऑस्टिकुलम के रास्ते बाहर आता है। इसी तरह से स्पॉन्जोसील का जीवन चल रहा है, क्योंकि इसी पोर्स के बाद आपस में आया हुआ है। पोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इन्हीं पोर्स के थ्रू जो खाना मिल रहा है जिससे जिंदा रहेंगे, इन्हीं पोर्स से इनकी सांसें चलती हैं, इन्हीं पोर्स से इनका जो रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है, इनका वंश आगे बढ़ रहा है, और इन्हीं से इनकी बॉडी की क्या हो रही है, बॉडी से बाहर आ रही है। तो पॉलीफेरा फाइलम में फिलहाल रिप्रोडक्शन में बचता है, एग्जांपल्स बचे, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने यहाँ पे सिलो इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं आपको जनरल उसमें समझा चुका हूँ। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलीफेरा अगर आपको पढ़ना है तो ये है वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मौजूदगी। पॉलीफेरा का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ग्रुप्स हो गए छोटे छोटे छेद, इनसे सारा हर जगह से पानी अंदर आता है। सेंट्रल कैविटी में, सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील, और एक जगह से बाहर आता है उसका नाम क्या है, ऑस्टिकुलम। इसका फंक्शन क्या है, इसके चार काम है। ये खाने को देता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, और एक्सक्रीशन कराता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे लास्ट हेडिंग की तरफ, जो है रिप्रोडक्शन। लास्ट हेडिंग का रिप्रोडक्शन, लेकिन अब रिप्रोडक्शन सब इजी रहेगा क्योंकि मैं आपको केवल को दे चुका हूं। रिप्रोडक्शन में एक रिकॉल करके के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, जेंडर आइडेंटिफिकेशन। तो हां, जितने भी स्पॉन्ज है पॉलीफेरा वाले जानवर हैं सब हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि बॉडी में मेल भी है और फीमेल भी है, यानी दे आर मोनोशियस और बाइसेक्सुअल्स। दूसरा पॉइंट, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दुनिया में एक ही तरीके से हो सकता है, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व हों, मेल और फीमेल। लेकिन सवाल पूछा जाता है एसेक्सुअल के ऊपर कि पॉलीफेरा कौन सा एसेक्सुअल तरीका अपनाता है रिप्रोडक्शन करने का। तो वो तीन तरीके अपनाता है, या तो गैमेट्स बनाएगा, या वो बडिंग करेगा, या वो फ्रेगमेंटेशन करेगा। इन तीनों को और डिटेल बॉडी में या हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक बस इतना याद रखिए कि पॉलीफेरा रिप्रोडक्शन के दोनों तरीके इस्तेमाल करता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सेक्सुअल में वो गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगा, जबकि एसेक्सुअल में वो गैमेट्स को इन्वॉल्व करेगा, बडिंग को इन्वॉल्व करेगा और फ्रेगमेंटेशन को इन्वॉल्व करेगा। तीसरा आता है फर्टिलाइजेशन। इनमें जो निषेचन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, यानी कि कैसा होता है, इंटरनल। और डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसे होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जो लार्वा बनेगा वो बिल्कुल अटैक से अलग होगा, यानी इसको लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि लार्वा स्टेज अगर प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट।
ठीक, तो ये हमने जनरल रिप्रोडक्शन की चीजें पढ़ी है कि रिप्रोडक्शन में जानवर कैसे होता है, hermaphrodite, monoecious और bisexual, asexual और sexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। सेक्सुअल में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, गैमेट्स आर इन्वॉल्व, और एक सेक्सुअल में तीनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे या बडिंग बनाएंगे या फ्रेगमेंटेशन। उसका फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर, डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा जो अपने मां बाप से बिल्कुल अलग है। तो ये हमने लास्ट टॉपिक हमारा इसमें था रिप्रोडक्शन का, जो हमने परीक्षा में पढ़ा है। अब आते हैं एग्जांपल सुनो। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल पूछा जाता है वो है यूस्पोंजिया, जो नहाने के काम आता है, इसलिए उसको बाल स्पॉन्ज बोलते हैं, लेकिन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपका साइगोन, इसको साइगोन बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्पॉन्जिया, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन था इसका, कि सारे सारे जो आपके क्वालिफायर के मेंबर्स हैं वो मरीन फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन वाटर स्पॉन्जिया है जो आपको फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, तो इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। तो ये दो एग्जांपल तो आपको एनसीईआरटी में दिए बाय हार्ट के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन चौथा एग्जांपल है जो पहले यही सो मीट वाला केएमटी का बोला था, पूछा जाता था, जो था यू ब्लैक पैरा के ऊपर। तो यार मैं आपको सेफ साइड लेके बता दूं कि कोई सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये यू ब्लैक कैसा कैमरा में बहुत होता है, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। तो यू ब्लैक एक स्पेशल टाइप का क्वालिफायर है जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ये एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पर, शादी के तोहफे के तौर पर दिया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं, जापान में। तो यू ब्लैक एक वीनस फ्लावर बास्केट है जो जापान में वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, और क्या दर्शाता है, इट सिग्निफाइज, जो न्यू कपल वेडिंग कपल है उसको क्या बोलते हैं, इट सिग्निफाइज टिल डेथ डू अस अपार्ट, कि हम तब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे जब तक हमें मौत खुदा ना करे। तो ये इसका सिंबल है वीनस फ्लावर बास्केट इंप्रेटर नाम का स्पॉन्ज, जो जापान में वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, जो ये सिग्निफाई करता है कि हम तब तक अलग नहीं रहेंगे जब तक हमें डेथ अलग ना करे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वालिफायर वाला फाइनल समझ में आया होगा। ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। पहला एग्जांपल में हीट स्पॉन्ज का पढ़ा, जिसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। दूसरा में साइक्लोन पढ़ा, जिसको स्टेफा बोलते हैं। तीसरा में स्पॉन्ज का पढ़ा, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा यूनिवर्सल स्पेशल यूनिक टाइप का एग्जांपल है जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, ये स्पॉन्ज ही, लेकिन जापान में वेडिंग का तोहफे के तौर पर दिया जाता है, जो ये दर्शाता है कि तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक कहता ना करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगली क्लास में हम नए फाइनल से शुरुआत करेंगे।